दिल्ली में सीबीआई का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जबरन वसूली केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एंटी नार्कोटिक्स सेल में तैनात इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र फरार होने में कामयाब हो गया। सीबीआई ने हेड कांस्टेबल अजय को अरेस्ट कर लिया है। अजय के पास से 20 लाख कैश बरामद हुआ है। एक नाइजीरियन ड्रग तस्कर से जुड़े हैं इस मामले के तार। सूत्रों के हवाले से खबर है, इंस्पेक्टर ने तस्कर से जब्त मोबाइल के फोन बुक से निकाले थे नंबर। सूत्रों के हवाले से पूरी खबर, जहां तस्कर के मोबाइल में फीड थे करीब 500 से ज्यादा नंबर। आरोपी इंस्पेक्टर इन्हीं लोगों को नोटिस देकर बुलाता था, धमकाता था और 15 से 20 लाख रुपए वसूल कर जांच से बाहर निकाल देता था। कुछ बड़े अधिकारियों से भी तार इस मामले के जुड़े हो सकते हैं। एक पीड़ित की शिकायत पर एक्शन हुआ। शिकायत के बाद सीबीआई की पड़ताल में पूरा मामला खुल गया। आरोपी इंस्पेक्टर पर सैकड़ों लोगों को शिकार बनाने का आरोप है। दरअसल पिछले साल एक नाइजीरियन ड्रग तस्कर कोलाई फिलिप उर्फ टॉल गाय को गिरफ्तार किया गया था। उसके मोबाइल में करीब 500 लोगों के नाम फीड थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की एंटी नार्कोटिक्स सेल में तैनात इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र के लिए पहले तो ये फोन एक अलादीन का चिराग साबित हुआ, लेकिन बाद में यही उसकी मुसीबत का कारण बन गया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी इंस्पेक्टर ने तस्कर के फोन में फीड नंबरों को निकाला और उन पर कॉल कर लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। वो उन्हें धमकाता और फिर 15 से 20 लाख रुपए वसूल कर उन्हें जांच के दायरे से बाहर कर देता था। इस दौरान इसने किसी ऐसे शख्स को शिकार बनाने की कोशिश की जो सीबीआई जा पहुंचा और नतीजा ये हुआ कि पूरा खेल खुल गया। सूत्रों के मुताबिक इस इंस्पेक्टर ने सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और 8 दिसंबर 2024 को द्वारका जिला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल में तैनात इस इंस्पेक्टर का तबादला दक्षिणी रोहिणी थाने के निरीक्षक कानून व्यवस्था के पद पर हो गया था। लेकिन महज 4 दिन बाद ही आदेश रद्द करके 12 दिसंबर को इसे दक्षिण जिले में नियुक्त कर दिया गया। लेकिन कहानी केवल यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस मुख्यालय में बैठे एक बड़े अधिकारी की मेहरबानी से इसे दक्षिणी जिला में तैनाती के बावजूद द्वारका जिला में अटैच कर दिया गया। बताया जाता है कि यह तैनात डीसीपी की मेहरबानी से इसे फिर नार्कोटिक्स सेल में ही एंट्री मिल गई और काम मिल गया। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले में ऐसे में कुछ बड़े अफसरों की मिलीभगत भी हो सकती है। देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो हम तस्वीर बार बार दिखा रहे हैं, शर्ट पहना हुआ एक शख्स है, लाल घेरा करके हमने उसे चिन्हित किया है। ये वही आरोपी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसआईटी हेड सुबोध जैन जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुबोध जी, ये कोई नया मामला सा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग पैसे के लालच में ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन 1, 2, 3 नहीं, सैकड़ों लोगों को जब आप इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं तो एक ना एक दिन पाप का घड़ा फूटता ही है। हेलो जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, ये जो मामला है इसके अंदर अगर हम ये कहें कि केवल इंस्पेक्टर के स्तर पर ही सारा काम हो रहा होगा तो ये संभव नहीं है। बिल्कुल। इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह से उस इंस्पेक्टर के 3 बार ट्रांसफर हुए हैं, हाँ। पहले उसको द्वारका से हटाया गया, द्वारका नार्कोटिक्स सेल में तैनात था। उसका ट्रांसफर साउथ नॉर्थ रोहिणी के लिए आया, नॉर्थ रोहिणी के लिए जी। और वहाँ से उसने 4 दिन में अपना आदेश रद्द करा के उसको साउथ डिस्ट्रिक्ट के लिए करा लिया। और साउथ डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद भी फिर उसको नार्कोटिक्स में अपॉइंट कर दिया गया। और वहाँ अपॉइंट करने के बाद किसी पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे किसी बड़े अधिकारी ने उसको डाइवर्ट कैपेसिटी पर वापस द्वारका में भिजवा दिया और फिर द्वारका में उसके ऑर्डर हो गए। तो बड़ा साफ है कि आईपीएस स्तर के अधिकारी, डीसीपी, जॉइंट सीपी या स्पेशल सीपी या सीपी कार्यालय के कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। उनकी मिलीभगत या उनके संरक्षण के बिना इस तरह से किसी इंसान को लगातार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और बिल्कुल। सुबोध जी, एक हेड कांस्टेबल की जाहिर तौर पर
इतनी आसानी से इतनी बड़ी पहुंच नहीं हो सकती कि 4 दिन में उसने अपना ट्रांसफर बदलवा लिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया और उसके बाद में अटैच कर दिया जा रहा है द्वारका में ही और नारकोटिक्स में ही ड्यूटी मिल जा रही है। इससे एक चीज समझ में आती है कि कैसे हमारे देश में ड्रग्स का धंधा फल फूल रहा है, क्योंकि ऐसे ही तमाम अधिकारी होते हैं जो आरोपियों को शय देते हैं। देखिए बिल्कुल ठीक बात है आपकी। देखिए जो नार्कोटिक्स का जो इशू है, ड्रग्स पैडलर या ड्रग्स जो सप्लाई करते हैं, इसके अंदर इनके जो क्लाइंट होते हैं वो 2 तरह के लोग माने जाते हैं। एक तो वो है जो बल्क में सामान खरीद के आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। एक वो होते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी जो ड्रग्स एडिक्ट बन जाते हैं वो खरीदते हैं। हाँ। तो चैनल तो वो भी रहता है। अब सवाल ये है कि अगर एक आदमी बहुत कम मात्रा में जिसमें उसके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता है वो अपने यूज के लिए ले रहा है, तो हाँ। नंबर तो ड्रग्स पैडलर के मोबाइल में उनके भी होंगे। और इस इंस्पेक्टर ने उसके मोबाइल के अंदर जो डाटा था उसको उसके बिहाफ पर उन लोगों को टारगेट किया। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके अंदर बड़े बड़े क्लब पब बार वगैरह के मालिक भी शामिल हैं, जिनके यहाँ पर इसकी सप्लाई रहती थी या जिनके यहाँ पर ये जाता था, उनसे कनेक्शन था, उनसे बातचीत या परिचय था। उन सभी के नंबर निकाल कर उनको नोटिस किए गए और नोटिस देने के बाद में उनको बुलाने के बाद में उनसे एक सेटिंग करके पैसा लिया गया और पैसा लेने के बाद में छोड़ दिया गया। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर इस तरह का पूरा गोरख धंधा चल रहा था तो इलाके के डीसीपी की जानकारी में नहीं था, इलाके के जॉइंट सीपी को नहीं पता था? तो अगर उनको नहीं पता था तो वो जो आदमी अपने ऑफिस के अंदर बैठे मातहत के बारे में जानकारी उसको नहीं है, वो जिले की कमान कैसे संभाल सकता है? तो जो डीसीपी है वो भी नाकाबिल है, उनको पता ही नहीं उनके मातहत क्या काम कर रहे हैं। और यदि उनकी जानकारी में थे तो फिर इसका मतलब सीधा सीधा थे वो भी मिले हुए हैं। तो अगर इस तरह के जो गठजोड़ हैं उसके अंदर बड़े अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल है तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। सुबोध जी, सीबीआई की जांच अभी कहां तक पहुंची है? क्या सीबीआई के हाथ अभी सिर्फ इस हेड कांस्टेबल के गिरेबान तक पहुंचे हैं या सीबीआई अपनी जांच में आगे बढ़ चुकी है? सुबोध जी, जांच में अब तक क्या सामने आया है? क्या अब तक सिर्फ हेड कांस्टेबल का नाम सामने आया है या जांच में कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिसके बारे में अभी सीबीआई खुलासा नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, लेकिन कुछ बड़े ओहदे ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम सामने आ जाए? सुबोध जी से बात हम जारी रखेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि दरअसल एक ड्रग का तस्कर था, नाइजीरियन एक आदमी था जिसका निकनेम कहा जाता था टॉल गाय, उसको गिरफ्तार किया गया था और उसका फ़ोन इस हेड कांस्टेबल के हत्थे चढ़ गया था। पहले तो उस फ़ोन को बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उस फ़ोन को जब खोला गया और उसमें बहुत सारे एलीट लोगों के नंबर मिले, बहुत सारे ऐसे लोगों के नंबर मिले जिनको इन पुलिसकर्मियों को लगा कि ये ईजीली इनको टारगेट कर सकते हैं, तो इन्होंने उन्हें कॉल करना शुरू कर दिया। पूरी कॉल डिटेल्स खंगाली गई, नंबर्स की डिटेल्स खंगाली गई और उसके बाद एक एक कर सबको कॉल किया गया, उन्हें डराया गया, उन्हें जांच के दायरे में लेने के लिए धमकाया गया और उसके बाद 15 से 20 लाख रुपए हर व्यक्ति से वसूले गए, ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और जो व्यक्ति पैसा दे देता उसे जांच के दायरे से बाहर कर दिया जाता। इस तरीके से पूरा षड्यंत्र के तहत ये खेल रचा गया और कई लोगों से 15 से 20 लाख रुपए वसूले गए। सुबोध जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, जिस तरीके से इस जांच में अभी हेड कांस्टेबल का नाम सामने आया है, एक व्यक्ति अभी फरार भी बताया जा रहा है, जांच कहां तक पहुंची है? क्या सीबीआई के हाथ कुछ बड़े नामों तक पहुंच चुके हैं? कुछ बड़े नाम सीबीआई के हाथ लगे हैं? अभी जो जितनी भी जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार ये है कि एक व्यक्ति से इस इंस्पेक्टर ने जो फरार चल रहा है इसने एक डिमांड करी और जब वो पैसा उसको नहीं मिला तो उसको धमकाया। धमकाने के बाद वो आदमी सीबीआई में गया, सीबीआई ने उन पर ट्रेप किया और ट्रेप करने के बाद में जो इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र है ये सीबीआई की गिरफ्त से भागने में कामयाब हो गया। तो सीबीआई के हाथ नहीं चढ़ा, लेकिन जो अजय कुमार हेड कांस्टेबल है बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए रिश्वत लेते उसको गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले के अंदर जो शिकायत करता है इस तरह की जानकारी है कि उसने पीसीआर कबूल करके ये शिकायत की है कि सीबीआई अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सुभाष द्वारका के अंदर तैनात था तो उस समय इसके एक डीसीपी जो हुआ करते थे वो इस समय डेपुटेशन पर सीबीआई में तैनात हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसके कनेक्शन क्या सीबीआई में बैठे किसी अधिकारी के साथ है जो इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल ये भी है कि यहाँ पर जो और डीसीपी रहे हैं उनकी इसके साथ क्या गांठ बांट है।
और एक सबसे बड़ी बात है, अभी पिछले 2 महीने पहले एक शंकर चौधरी नाम के आईपीएस को, जो मिजोरम में तैनात थे, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने एक नाइजीरियन जो भी ड्रग्स पेडलर था उसको जबरन अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखकर, मतलब अपनी हिरासत में रखकर, और उससे पैसे लिए थे, रिश्वत ली थी। उस मामले में शिकायत हुई थी और शिकायत के बाद में उस अधिकारी को, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। दिल्ली पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज किया है। और जिस तरह की जानकारी सूत्रों से हमें मिल रही है कि ये इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र उस शंकर चौधरी के साथ में भी इन्वॉल्व थे और इन्होंने ही उस नाइजीरियन तक पहुंचाने का काम किया था। लेकिन सवाल जो है वो बहुत गंभीर है और दिल्ली पुलिस का इतिहास ये रहा कि जब आईपीएस अफसरों पर दाग लगते हैं तो जांच के नाम पर लिपापोती शुरू हो जाती है। तो इस मामले में कोई बहुत ठोस नतीजा निकलेगा, किसी बड़े अधिकार पर कार्रवाई होगी, इसकी संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। सुबोध, यहाँ पर एक और बड़ी ही हैरानी की बात है और ऐसे में ना ऐसा लगता है कि हम एज अ इंडियन सिटीजन, एक आम जनता, एक आम नागरिक के तौर पर बड़ा हेल्पलेस फील करते हैं। जब स्टेट पुलिस की बात आती है तो हर बार राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अधीन है, गृह मंत्रालय उसको देखती है। और जब ऐसी पुलिस फोर्स में इतने बड़े बड़े रिश्वतखोर बैठे हों तो आखिर जनता जाए तो कहाँ जाए और किससे जाकर शिकायत करे? उसके बाद में जो व्यक्ति इधर अभी डीसीपी था वो अब सीबीआई में तैनात कर दिया गया है। तो यानी ये तो तमाम जांच एजेंसियों में ऐसे रिश्वतखोर बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, इनके ट्रांसफर्स हो रहे हैं, पोस्टिंग्स हो रही हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस के अंदर पिछले कुछ समय में भ्रष्टाचार के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। हाँ। और यहाँ तक बात सेंट्रल गवर्नमेंट की हम करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे मामलों में सीबीआई को खुली छूट दी थी और सीबीआई ने पिछले कुछ महीनों में कई सारे अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अरेस्ट भी किया है। हाँ। तो ये तो इस बात की पुष्टि करता है कि दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जानकारी इस तरह की भी आ रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में दोबारा से फिर खेल शुरू हो गया है। लेकिन समस्या क्या होती है कि लेने वाला और देने वाला दोनों ही बंद कमरे में डील करते हैं। हाँ, हाँ। तो आपके पास या किसी इंसान के पास उसके तथ्य आए या कोई सबूत आए, ये तो संभव नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस में कभी 2020-21 में आरोप लगा करते थे कि थानों में पोस्टिंग के नाम पर 50 लाख, 7 लाख, 70 लाख की रिश्वत देने का चलन था। तो उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एजी एमयूटी काडर के जो अधिकारी थे उनको बाहर कर दिया और पहले अस्थाना साहब जो उनको अपॉइंट किया गया, बाद में संजय अरोड़ा जी को किया गया और उन चीजों पर काफी हद तक विराम लगा। लेकिन अब फिर से महकमे के अंदर ये चर्चा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन का खेल फिर शुरू हो गया है। तो अब सवाल ये भी है कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग में अगर किसी इंसान को पैसा लेकर पोस्ट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि एक्सटोर्शन भी होगा, लोगों को अपनी काम कराने के लिए, जेन्युइन काम कराने के लिए कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और इन सब चीजों से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं केंद्र सरकार की, भारत सरकार की छवि पर दाग लगा रहे हैं। तो इस मामले में जहाँ तक लोगों का कहना है कि इस मामले में सही ढंग से अगर जांच की जाए तो करीब 3-4 बड़े आईपीएस अफसरों के नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल सुबोध, वक्त के साथ पता चलेगा कि आखिर इस मामले में क्या क्या नए खुलासे होते हैं या इस मामले को भी जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है एक वक्त के बाद। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।